नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। और ये एपिसोड है सेनापति। कई लोग चुनाव में हैं जो बतौर कैंडिडेट मैदान में हैं। कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई है। जो बहुत चर्चा थी सिरसा से कुमारी शैलजा, पार्टी ने अधिकृत तौर पर उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब इस वक्त हम सिरसा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं और हैं इस वक्त टोहाना में। अब टोहाना आपको पता है कि 2014 से ही सुर्खियों में रहा तो पहले भी है, लेकिन 2014 में सुभाष बराला यहाँ से जीते, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे हार हो गई, जीत गए बबली और जेजेपी पार्टी से गठबंधन हो गया, बाद में तलाक भी हो गया। अब जेजेपी से बबली हैं टोहाना में और इधर बराला साहब हैं। अब बराला साहब राज्यसभा चले गए, अब सांसद हैं। तो सेनापति एपिसोड करने का मतलब ये भी होता है, राजनीतिक तौर पे आपको लगता है कि फलाने पार्टी से फलाना उम्मीदवार, फलाने पार्टी से फलाना उम्मीदवार, लेकिन उन उम्मीदवारों के पीछे एक बड़ी सेना होती है, कई बड़े लोग होते हैं, कई बड़ी ताकतें होती हैं और लोकल फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब टोहाना में हमने कहा कि अगर सिरसा कंस्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, अगर करूँ और दो तीन लोगों से अलग से बात ना करूँ तो आपको यहाँ का मूड और मिजाज समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि इनका बड़ा अहम रोल होगा। अब टोहाना को लेकर के आपको पता है, बबली बराला, बराला बबली, ये चलता रहा। अब बराला जी तो है ही बीजेपी में, अब राज्यसभा में भी हैं। अब इनके छोटे भाई हैं एक बबली जी, अब वो जेजेपी में हैं। जेजेपी से उनका दिल टूट गया और उनके दिल में आजकल मनोहर लाल जी धड़क रहे हैं, कमल का फूल उनके दिल में खिला हुआ है। ये सारे इक्वेशंस लोकल लेवल पे बड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं किसी बड़ी लड़ाई के लिए। तो हमने कहा कि थर्मामीटर बराला साहब को भी लगाया जाए, और मोहब्बत में मैं उन्हें मैन विथ गोल्डन हेयर कहता हूँ। तो बाल है, डाई नहीं करते, मेहंदी लगाते हैं, तो वो गोल्डन हो गया है। चेहरे पे भी वही गोल्डन चमक है, बाल पे भी है, और आजकल तो अब सांसद हो गए हैं। तो बराला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शशि जी, बहुत तो स्वागत आपका। जो बाल आपने गोल्डन रखा है, तो भाभी जी की ये पसंद है या आपकी पसंद है, मैन विथ गोल्डन हेयर? देखिए ये पसंद मेरी ही है शशि अच्छा। जी। ये ना मैंने कहा कि होम मिनिस्ट्री बड़ा स्ट्रांग होता है ना सर। वो होती है, जी। उसमें कोई दो राय नहीं है और होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखिए अगर आप अरे बुराई अच्छाई तो तब होगी ना जब होम मिनिस्ट्री के अलावा कोई बात चल जाए। मतलब काहे को मुस्कुराने, सब घर की कहानी एक ही है। तो मैं मना कब करता हूँ हाँ। ना आपको। तो मतलब ये इसलिए मैंने कहा कि ये भाभी जी की पसंद है या आपकी? वो सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन पसंद ये मेरी है। अच्छा जी। तो अप्रूव्ड बाई होम मिनिस्ट्री? जी हाँ 100%। कुमारी शैलजा को सिरसा से टिकट मिल गया है ना, जेपी को हिसार से टिकट मिल गया, जबकि बहुत चर्चा थी कि विजेंद्र आपकी पार्टी से गए थे कांग्रेस में, उनका टिकट डिनाई कर दिया। बीजेपी में अब सिरसा की बात करें तो विजेंद्र आईएएस सिविल सर्विस के आदमी रिज़ाइन करके पॉलिटिक्स में आए थे, एक चुनाव जीता, टिकट कट गया। एक सिरसा में भी आईआरएस मैडम सुनीता दुग्गल, वो भी रिज़ाइन करके आई, एक चुनाव जीती, दूसरे में उनका भी टिकट कट गया। तो जो कांग्रेस से बीजेपी से कांग्रेस में गया उसका वहाँ टिकट कट गया, और जो कांग्रेस से घूमते घामते बीजेपी में आया उसका यहाँ टिकट मिल गया। ये जो ज़मीन पे कई लोग होते हैं जो कई लोगों को नज़र नहीं आते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है चुनाव में? 2018 में जींद का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन। हाँ बाई इलेक्शन हुआ था। रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब को वहाँ से कैंडिडेट हुड्डा साहब ने कांग्रेस का बनवाया था। वो तो विधायक तो कैथल से थे पहले,
वो तो मैंने पूरी कहानी बताई थी हाँ। टीवी पे हाँ। कि कैसे राहुल गांधी से अशोक तंवर की मुलाकात हुई और अशोक तंवर की उसके पहले किरण चौधरी और सबकी एक रूम में बैठक हुई, फिर राहुल गांधी निकल करके आए और पहले नाम कह दिया। वो एक अलग पहलू है जिसमें उसमें एक बात जोड़ रहा आपके हूँ मैं। पार्टी के पंडित जी हैं, हाँ, है ना? वही मैं बात ध्यान रामविलास शर्मा, उन्होंने रामविलास जी। कांटा निकालो उस हाँ, एपिसोड। तो वो ये एपिसोड अब दोहराया जा रहा है, अभी दोहराया जा रहा है। अब देखिए ना, कैसे? अब एक कांटा तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस में लिया और फिर टिकट नहीं देना। अपने पुराने साथी जेपी जयप्रकाश जी, उनको टिकट हिसार से दिलवाया। ये हुड्डा जेपी साहब वही ने है जो एक बार उनको हरा कर करके संसद पहुंचे। वो पुराना वो इतिहास पुराना याद वही कीजिएगा। वही पुराना जीपी हाँ। वही है, आजकल कांग्रेस में है। पहले वो चौधरी देवीलाल के साथ हाँ, ग्रीन उनके- ब्रिगेड। हाँ, वो ग्रीन ब्रिगेड के सिपाही होते थे, मुखिया होते थे, सिपाही मुखिया नहीं, थे, हाँ। मुखिया थे। और हरियाणा नहीं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक उस ग्रीन ब्रिगेड की चर्चा होती थी। तो एक कांटा तो उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह का वहाँ बहुत अच्छे तरीके से निकाला, बिल्कुल उनको साफ कर दिया। और एक कांटा यहाँ, शैलजा जी बड़ी वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस की, हमारी बड़ी बहन भी है, हम आदर करते हैं उनका। लेकिन वो क्या है कि अब जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में, अब दुनिया यानी कि देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो सारी व्यवस्थाओं को एक ट्रैक पर लेकर के आए हैं और उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। तो उस माहौल में हमारी बहन जी कुमारी शैलजा जी ये चाह रहे थे कि वो इस बार चुनाव ना लड़ें, इसलिए कभी वो अम्बाड़ा, कभी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। विधानसभा लड़ना चाहते, कई बार कहा भी है उन्होंने। कहा है, बिल्कुल साफ बात आई है ये। लेकिन आखिरकार अंतोगतवा उनको कैंडिडेट बना दिया यहाँ से। और वो अगर लोकसभा भी अगर कोई बात थी तो यहाँ से तो अम्बाड़ा गए थे वो, मतलब सिरसा से अम्बाला अम्बाड़ा गई गए थी। थे, यहाँ से सांसद रहे बहन जी, और उसके बाद अम्बाड़ा गए। अम्बाड़ा के लोगों ने भी राम राम कर दिया, जाने वाला राम राम, आने वाला नहीं, आने का होता है कि जाने का होता है, वो जाने की राम राम कर दी। तो यहाँ कोई आने की राम राम उनको कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हुड्डा साहब ने तो कांटा निकालना था। तो ये एक जींद का जो मैंने ध्यान कराया, और आपने नाम लिया नहीं, रामविलास शर्मा जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता, उन्होंने बात कही थी वहाँ पे कि हुड्डा साहब ने तो कांटा निकाल दिया। इस बार भी हुड्डा साहब ने एक नहीं कई कांटे निकाले हैं। तो आपको लगता है कि ये सब कांटा निकालो अभियान वही था। अब अभियान उसमें नहीं है। भिवानी में क्या हुआ, आप देखिए ना, भिवानी में क्या हुआ। श्रुति चौधरी को लेकर के किरण जी दिल्ली दरबार में सोनिया जी के आसपास घूम रही थी, लेकिन उनको भी राम राम कर दिया गया, जाने वाली राम राम होगी उनकी भी। अभी भविष्य में उनका भी क्या होगा, एक कांटा वो भी निकाल दिया। तो भविष्य में कोई चांस है? देखिए, आपने अभी किरण SR चौधरी का के- जिक्र कर दिया, तो एक समय में बड़ी, आज से 2-4-6 महीने बड़ी चर्चा थी कि किरण जी बीजेपी आ जाएंगी, बीजेपी आ जाएंगी। तो अब देखिए, तो वो चर्चाएं, आप लोग तो खुश ही होंगे। देखिए चर्चाएं चली थी ना, और वो चर्चाएं चलती हैं, कोई न कोई तो बात दाएं बाएं से आ जाती है, तो बिना चर्चाएं बिना चल भी आग का जाती है। धुआं तो होता नहीं है। हाँ, नहीं होता है। तो अभी SR के R और K, S का पहले निकाल दिया था, हरियाणा से तो राज्यसभा में नहीं जाने दिया ना उनको, राजस्थान से बनकर के आए थे। अब SR के तो केवल और केवल कुछ जो इवेंट मैनेजमेंट के नाते मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में इनकी भूमिका रह गई। जैसे पिछले दिनों किया ना, 3-4 महीने पहले जनवरी के आसपास इन लोगों ने पूरे प्रदेश में घूम करके कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वो कहाँ गया वो जनाधार। जब यही लोग नहीं हैं, इन्हीं के कांटे, यानी कि कांटे के रूप में हुड्डा साहब ने इन्हीं को साइड में कर दिया, तो जनाधार का एक इनका। अच्छा, ठीक है। ये जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो लोकल पॉलिटिक्स बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी की जीत हार में, कई बार हम उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, है ना। अब जैसे टोहाना की बात कर लें तो आप हैं, बबली हैं, है ना। आप तो प्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी में हैं, वो परोक्ष तौर पे बीजेपी में हैं। जैसे परोक्ष तौर पे वो कई पार्टियों में, हाँ, अच्छा, परोक्ष तौर पे कई पार्टियों में कई हैं। पार्टियों, लेकिन वो दिल जो होता है ना, हाँ, लेकिन ये उनका दिल है कि मानता नहीं। दिल है वो आजकल मनोहर लाल जी के लिए ज़्यादा धड़क रहा है, और आपके अभी राज्यसभा मुझे में, लगता है काफी और बदलाव आपके हुआ है। राज्यसभा में जाने के बाद कुछ ज़्यादा धड़कने लगा है। नहीं, मुझे लगता है उसमें काफी परिवर्तन है। वो अच्छा। अंदर की बातें होती है, वो अच्छा। आप समझते हैं। हाँ, आप हरियाणा की नहीं, आप पूरे देश की नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, को समझते मतलब हैं। क्या क्या उसमें क्या नहीं, परिवर्तन? धड़कन तो बढ़ती घटती रहती है ना। हाँ,
तो आजकल तो वो बड़ी हुई है सामान्य ना। आदमी की नहीं, वो आप समझेंगे, कुछ दिन के बाद समझेंगे चीजें। अच्छा। हाँ, आएगी ध्यान में। मतलब कुछ दिन के बाद मुझे क्या समझना है ये वो समझना ध्यान में था। आ जाएगा, विषय ध्यान में आएगा। अभी क्योंकि आज के मुझे दिन तो ये है कि बबली जी, हालांकि मैं इस टॉपिक पे बाद में आना चाहता था कि बबली जी जो हैं बहुत इस खुश टॉपिक हैं। पे ना आए तो मुझे लगता है हाँ। ठीक रहेगा। नहीं, नहीं, बाकी तो मतलब आपका हाँ, आपका अधिकार मतलब है, ये भी एक टॉपिक है। आपने सेनापति थर्मामीटर डालना है, किस सेना विषय पे सेना डालना। सेनापति थर्मामीटर का मतलब, आपको अगर बुखार है तो टेम्परेचर तो एक थर्मामीटर से नापते हैं, फिर ब्लड टेस्ट भी होता है कि पता नहीं कहाँ का इन्फेक्शन है, कहाँ की किसकी वजह से बुखार बढ़ा हुआ है, वो सब देखना पड़ता है सर। कुछ यूरिन टेस्ट, कुछ ब्लड, कुछ आरबीसी, कुछ डब्ल्यूबीसी, है ना, कुछ एलएफटी टेस्ट, कुछ केएफटी टेस्ट। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक टकराव की स्थिति स्वाभाविक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। आप भी यहीं से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी यहीं से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये चुनाव पे, बड़े चुनाव पे ये लोकल पॉलिटिक्स कई बार स्थानीय स्तर पे वो असर डालते हैं, है ना। एक गांव में रहता है कि ये आदमी, ये गुट अगर इसको कर रहा है तो हो सकता है उसका, लेकिन उसके जो दूसरा वाला है उसके खिलाफ चला जाता है। तो मैं बबली जी के बारे में ही पहले समझ लूं कि वो परोक्ष रूप से बीजेपी में हैं, नहीं हैं, दिल धड़कता है, नहीं धड़कता है, बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हैं, नहीं हैं, देखिए शशि रंजन जी, वो जेजेपी में हैं भी और नहीं भी हैं। ये वही बात मैं कह रहा हूँ आपको। ये चैप्टर जो चला था मेरे हिसाब से बंद हो चुका है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करके हम मतलब लोग, क्या चला था और क्या बंद हो गया? वो आपके सामने है, जी। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा। बबली की संभावना हो सकती है क्या बीजेपी में आने की? देखिए, मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, चैप्टर बंद हो चुका है, इतना ही है। मतलब उनका बीजेपी में कोई, तब सब किताबें बंद हो चुकी हैं। उनकी बीजेपी में अब कोई कहीं कुछ, ज़्यादा इस पे मेरे से मत कहला। नहीं ना सर, आप मुझे ज्यादा नहीं, मैं इंटेलिजेंट इतना ना ही, समझें। नहीं आप बहुत हाँ, ना, ना, देखिए, ना, नहीं ना, ऐसा ये- नहीं है। ये सब लोग इस भ्रम में रहते मैं हैं। जो समझता हूँ वो मैं सब ठीक लोग इस समझता भ्रम में हूँ। रहते हैं, नहीं, क्योंकि देखिए, ये हरियाणा का जो थर्मामीटर लगाना है, हाँ। ये शशि रंजन जी जैसा एक जो अपने फील्ड का, जिसको हम माहिर कह सकते हैं, वही कर सकता है। इसलिए कोई बड़ा बनने की ये जरूरत सर नहीं है। आपकी मोहब्बत है, ये बड़ा बनने की आपका जरूरत नहीं बड़प्पन है। मतलब उनका बीजेपी, चूंकि उससे बहुत सारी चीजें तय होंगी, लोकसभा चुनाव के इक्वेशंस भी तय होंगे, क्योंकि जेजेपी में पिछले 8, 9, 10 महीने, साल भर से दुष्यंत और जितने लोग हैं उनसे उनका कहीं कोई, उनका क्या और भी कई लोग हैं जहां कनेक्शन 100% कटा हुआ है। अब अगर उधर कटा हुआ है तो बीजेपी में एक है, एक कांग्रेस है ना, तो वो इक्वेशन तय करेगा। देखिए, वही चीज़ें हैं, उनके बहुत सारे एंगल होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं तय होने के, ठीक है ना। अब मैंने जो कहा, इसके ऊपर चर्चा फिर कभी अनऑफिशियल फिर करेंगे। आज अगर आप बाकी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, तो मतलब ये है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट का लेवल है वो अभी इस इलाके में है, मैं इसको इस रूप में समझूं। और चाहे उनकी तरफ से जो भी हो कि बीजेपी में जाने की शामिल, क्योंकि मुझे कोई ये भी कह रहा था, हालांकि सोशल मीडिया में कई तरह की खबरें चलती हैं, कुछ अधकचड़ी खबरें भी चलती हैं, ये भी था कि क्योंकि आप बीजेपी में एक अच्छा होल्ड रखते हैं, ये भी था कि क्या जेजेपी के 6-7 लोगों को 25 मई से 10, 12, 15 दिन पहले कोई बड़ा जलसा कर करके, जैसे जब इलेक्शन का दौर होता है तो पार्टी में लोगों को ज्वाइन करवाते हैं एक परसेप्शन बिल्डअप करने के लिए। पॉलिटिक्स और इलेक्शन इज़ ऑलमोस्ट अ गेम ऑफ परसेप्शन। तो क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि जेजेपी के 6-7 लोगों को तोड़ करके या वो अलग हो जाएं तो उनको बीजेपी में शामिल करवाएं? देखिए शशि रंजन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक परसेप्शन क्रिएशन का काम भी होता है, वातावरण के निर्माण का काम होता है, हर पार्टी करती है। हाँ, सब कौन नहीं करती है, करता, करना भी चाहिए, बस लेकिन ठीक है, वो मतलब। हाँ, लेकिन वो एक रणनीतिक खेल होता है, और रणनीति को कभी जग जाहिर करते नहीं हैं, कभी नहीं करते हैं, और ना करनी चाहिए। तो आप इसको हाँ भी नहीं कहते और ना भी नहीं कहते हैं, ये रणनीति का हिस्सा हाँ, है। ये रणनीति का हिस्सा है ये। अगर हो भी जाए तो शायद पता नहीं। और रणनीति का हिस्सा है, पता नहीं क्या होगा। हम ये कह सकते हैं पता नहीं क्या होगा इस विषय पे। ठीक है। अब जैसे सुनीता दुग्गल हैं, उनको टिकट नहीं मिला। अब मैं जब आपका इंटरव्यू करने आ रहा था और जब मैं सिरसा की सरजमीन की तरफ बढ़ा तो मैंने बड़ा रिसर्च किया, पढ़ा लिखा,
मुझे एक वीडियो भी मिला जिसमें मैंने देखा कि सुनीता दुग्गल जी कह रही हैं कि भाई मेरी तो नौकरी भी गई और मेरी टिकट भी गई। इसका कुछ मतलब? नहीं, कई बार क्या होता है कि देखिए आदमी तो आखिर में आदमी है, जो भावनाएं हैं बहुत सामान्य भावनाएं हैं, उसको आप कोई अन्यथा उस बात को लें, मुझे नहीं लगता। देखिए अभी क्या हुआ, वो जब नौकरी छोड़ के आई रतिया से पार्टी ने चुनाव लड़ाया, चलिए वो बड़ी एक अलग बात है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो थोड़े वोट से वो हार गए, लेकिन उन्होंने काम किया। देखिए पार्टी के लिए उन्होंने काम किया और फिर पार्टी ने भी उनको एक सिरसा जैसे क्षेत्र से टिकट भी दिया और वो जीत करके भी गए। उस नाते भी जो भी संभव हो सकता था बहन जी ने काम भी किया, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको ये तो चुनावी रणनीति है, कभी एक आपको कोई एक आपका जो प्यादा है उसको इधर चाल देनी पड़ती है, उधर चाल देनी पड़ती है। ये केवल इसी प्रकार के हिस्से का जो वो होता है खेल जिसको कहें हम, उसका एक हिस्सा भी होता, कह सकते हैं इस बात को कि इस बार बहन जी को यहाँ से चुनाव नहीं लड़वाएगा, लेकिन पार्टी उनसे काम तो लेगी ना कोई न कोई। ऐसा नहीं है कि वो आज उनको टिकट नहीं देती, उनकी भूमिका बिल्कुल जीरो हो जाती है, ऐसा नहीं है, उनकी भूमिका है। पार्टी को लगा होगा कि सुनीता दुग्गल कमजोर हो गई इसलिए तो बदला होगा ना। देखिए कमजोर एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी शशि रंजन जी, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, जो पत्रकारिता का खिलाड़ी है वो राजनीति को तो बहुत बारीक से समझता है। बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते उम्मीदवार बदले जाते हैं, वो सामान्य प्रक्रिया होती है वो, और उसके चलते बदला गया। लेकिन बहन जी कि जहाँ हम लोगों को ज़रूरत होती है सुनीता दुग्गल जी की, वहाँ हम उनके जुम्मे पार्टी का काम लगाते हैं और वो कर रहे हैं बेहतर तरीके से। तो उनकी कुछ लगी है या अभी मतलब नहीं, वो काम घूमना है? नहीं, फील्ड में लग रहे हैं। यहाँ भी पूरे क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ भी हम लोगों की बड़ी बैठकें होती हैं और होती हैं, या कोई सामाजिक रूप में कहीं तो मेल दर्द तो होता होगा ना उनको, बेचारी वो एमपी थी, आपने टिकट नहीं दिया, अब वो कहीं जाएंगी तो लोग पूछेगा ना कि बहन जी क्या दिक्कत हो गई थी, आप कैसे कमजोर पड़ गई। देखिए मैं एक बात कहता हूँ शशि, क्योंकि ये फील्ड में जब आप जाएंगे कैंपेन करने, ये राजनीति का हिस्सा तो ये पूछेंगे लोग। नहीं, स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई प्रादेशिक दल नहीं है साहब। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, कार्यकर्ता आधारित दल है, और आज दुनिया का सबसे बड़ा दल भी है, और सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। और हमारा संगठन इतना मजबूत है कि काम कार्यकर्ता को कोई न कोई दिया जाता है, तो सुनीता जी को कोई न कोई काम पार्टी ने जुम्मे लगा रखा है, काम अपना वो कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर होता है भी चुनाव पहले वो सांसद थे, इस बार टिकट नहीं मिला, एक बार मन में स्वाभाविक है, किसी के भी आ सकता है, लेकिन काम पार्टी का वो रेगुलर कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि सुनीता दुग्गल जी को टिकट नहीं दिया, फिर चलिए ठीक है, अशोक तंवर आपकी रणनीति है, पार्टी ने सोच समझ के दिया होगा। आपने कहा कि पार्टी आपकी बहुत बड़ी है ना, बड़ा संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अब दूसरी वाली दुनिया तो आदमी देखा नहीं है, हो सकता है वहाँ का भी पता चल जाए तो शायद उससे भी बड़ी पार्टी हो जाए। इतनी बड़ी पार्टी को जब भी चुनाव लड़ना पड़ता है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खेल करना पड़ता है। 10 सीटें हैं, 6 लोग मूलतः बाहर से आए हुए हैं। वो भी कांग्रेस वाले प्रचार भी कर रहे हैं कि 6 उधार के, फिर भी नारा 400 पार के। मतलब आप 10 साल हो गए, हालांकि उसके पहले भी बीजेपी बैक्ड बाय आरएसएस एक संगठन है, इतने सारे लोग हैं, तो ये बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उनमें से एक आध सिंबॉलिक, मतलब नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना के ये कहते रहिए कि हम तो कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसके बाद बाकी जो है ज़िंदगी भर दरी बिछाते रह जाएगा और आप बाहर से ला करके कैंडिडेट देंगे। और जो बाहर से भी आ रहा है वो भी नरेंद्र मोदी मतलब मोदी नाम केवलम ही कर करके वोट मांग रहा है जी। चाहे वो नवीन जिंदल हो चाहे अशोक तंवर हो, सब जय श्री राम और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करके, ऐसा नहीं है कि खुद अपने नाम पे वोट। फिर ये आप लोग, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, संगठन में भी आप अहम भूमिका है, ये आप लोग पार्टी में बात नहीं उठाते हैं कभी? देखिए उठती हैं बातें शशि रंजन जी, और ये पार्टी में बातें होती हैं, पार्टी के माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। केंद्र कोई अपने स्तर पे सारी बातें नहीं करता, तो प्रदेश और प्रदेश और केंद्र मिलकर के सारे इस प्रकार का जो पार्टी में किसको लेना किसको नहीं लेना, वो सब मिल कर के होता है।
देखिए, एक बात तो बहुत साधारण सी बात है। एक बात बताइए, कोई अच्छा आदमी है जिसकी दूसरे दल के अंदर कदर ना हो, कांग्रेस में या किसी अन्य दल के अंदर, और वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हो, क्या हम अपने दरवाजे बंद कर लेंगे? ना ना, आप बुलाइए, उनसे भी दरी बिछवाइए। तो दरी बिछा रहे हैं ना। दरी कहाँ बिछा ऐसे रहे हैं? देखिए देखिए, वो तो शशि झंडा रंजन उठा के जी- चुनाव लड़ रहे हैं। शशि रंजन जी, आपको शायद एक दो आदमी दिखाई देते हैं जिनके हाथ में टिकट है, जो भी है, यानी कि जितने भी आप गिनती करेंगे, लेकिन उनके अलावा भी हजारों ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जो अलग अलग स्तर के हैं, जो चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग शायद उनके ऊपर फोकस नहीं करते। आपका कैमरा भी और आपका थर्मामीटर भी ऐसे लोगों के ऊपर ही जाकर के अरे भाई, तो टिकता आप है। भी अपने पोस्टर पे नरेंद्र मोदी ही लगाते तो हैं ना मोदी सर? जी का- कहाँ बराला जी का फोटो लगा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहाँ ठीक लगा कह रहे रहे हैं, जरूरत नहीं है ना। लगा तो रहे जरूरत- मोदी जी का ना, तो जरूरत- कैमरा जो पोस्टर पे लगाएंगे तो हम तो सर पोस्टर पे ही ना कैमरा लगाएंगे। देखिए शशि रंजन जी, आज के दिन चुनाव देश के प्रधानमंत्री का है, पीएम का चुनाव है, और नीचे मेंबर पंचायत का नहीं है। विधानसभा वाले में भी मोदी ही मेंबर लगाएंगे आप। पंचायत का मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं है शशि रंजन जी, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। अगर देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में अगर प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया जाएगा तो किसका लिया मैं ये जाएगा? कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप 100% लगाइए। हाँ, लगा रहे हैं ना। लगाइए, और अच्छी बात है, हाँ, लेकिन लगा रहे दरी बिछाने वाले का भी तो ख्याल रखिए। अभी 2-3 दिन पहले आपके पहले थे 2014 के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे पंडित रामविलास शर्मा, मंच से कह रहे थे कि पौधा लगाया हमने, और जब उसके छांव में बैठने का टाइम आया तो लोग कहते हैं कि अब टाइम नहीं है, अब वक्त नहीं है। आपने केवल एक बात उनकी सुनी, कल जो वो बोले मंच के ऊपर, महेंद्रगढ़ में सभा थी ना, कल की आप सभा महेंद्रगढ़ की देखिए, पता नहीं कब का क्या बयान आप बता रहे हैं। अरे मतलब वही वाला बयान आपको पसंद है? ये तो ऐसा क्यों बयान नहीं है जो पसंद खूब है? सोशल क्यों नहीं मीडिया पसंद पे है? चल रहा है। तो क्यों नहीं पसंद है? जब वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि नायब सैनी जी वैसे जैसा जो कार्यकर्ता है, एक बूथ से चल करके कार्यकर्ता है, उसको मुख्यमंत्री बना सकती है, तो उस बात की चर्चा नहीं करेंगे? हाँ, उसकी कल भी करेंगे। रामविलास शर्मा जी का उसकी भी करेंगे। कल का भाषण उठा करके देखिए ना, उसकी भी करेंगे, तो उसकी भी तो किसी करेंगे संदर्भ में- सर। नहीं, मेरा करिए ना। वो वाला जो बयान मैं था वही उसको कह रहा relate हूँ, इसलिए वो किया करिए ना। कि वो दरी बिछाने वाली बात है। वो करिए, कह आप। रहे हैं बेचारे। लेकिन उसमें क्या है, देखिए पार्टी में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उसके आधार पे उन्होंने कब क्या बात कही होगी, वो कही होगी। रामविलास जी हमारे सीनियर मतलब नेता, ये आप लेकिन लोग पॉलिटिशियन का अच्छा है, जो अच्छा लगे वो तो सुन लीजिए, जो अच्छा ना लगा ऐसा थोड़ी है। ठीक है, हम सारी बात सुनेंगे ना। हाँ, तो वो वाला भी हम तो भी सुना कोई होगा ना आपने। नहीं, हमने सारे सुने ना, मैं दोनों ही कह रहा हूँ, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। मैं सर सब सुनता हूँ। चूंकि दरी बिछाने वाले से मैंने इसलिए जिक्र किया कि कई जब आपके पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और जो बाहर से आए वो भी उसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं जिसके नाम पे आपका दरी बिछाने वाला भी मांगता, तो क्यों मतलब नहीं उससे मांगेगा? कौन मैं वही सा कह रहा, क्यों नहीं बुनियादी- मांगेगा? कौन सा कोई रणनीति रहती होगी ना कि इनको लेकर के आओ तो इससे बहुत ये हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में आपने टिकट होल्ड करके रखा इतने दिनों तक कि नवीन जिंदल आ जाएंगे, उसके बाद फिर नवीन जिंदल भी बेचारे वही कट्टा उठा करके फिर ट्रैक्टर ट्रॉली पे रखने लगे। आप लोग भी बड़ी गजब की बात करते हैं शशि रंजन जी। कांग्रेस से पहले कितने दिन पहले, 1 महीना पहले हमने टिकटें डिक्लेयर कर दी, आप फिर भी कह रहे हो कि आपने होल्ड पे रखा अरे तो टिकटों जो का। वो वाला इलाका ठीक तो है ना? होल्ड करके वो रखी है ना। पार्टी के एक वही बात है जो आप शब्द कह रहे थे, रणनीति होती है पार्टी की। और देखिए, पार्टी के अगर दरवाजे हम बंद कर लेंगे तो पार्टी का विस्तार नहीं रुक बंद जाएगा करने क्या? को मैं नहीं कह रहा हाँ, हूँ। आएंगे मैं तो भी ये कार्यकर्ता, कह रहा हूँ कि- दरी बिछाने वाले भी आएंगे, चुनाव लड़ने वाले भी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बताया ना, वो उन कार्यकर्ताओं के ऊपर कैमरा नहीं जाता है जो दूसरे दल से आकर के यहाँ दरी बिछाने का भी काम करते हैं बेचारे। बहुत सारे हैं, हमारी तरह दरी बिछाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, बहुत सामान्य काम है ये। लोकसभा के तुरंत बाद फिर विधानसभा चुनाव आएगा। दूसरे स्टेट में कहीं 2 साल 3 साल के बाद है तो शायद वहाँ उतना असर ना हो, लेकिन विधानसभा चुनाव भी बड़ा अहम होगा जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट उस पर और उसके इम्पैक्ट को लेकर के भी आप इस चुनाव में रहेंगे, क्योंकि यहाँ की गाड़ी रुकी, यहाँ का तंबू बम्बू उखड़ा, बैनर पोस्टर हटा और तुरंत उसी पर फिर दूसरे वाले पोस्टर तुरंत लगाने होंगे। 2 महीने के बाद फिर आगे के चुनाव तो अक्टूबर में उस आएगा। हिसाब से आप इस लोकसभा को चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी चुनाव हालांकि का पिछले बार
इसी लोकसभा चुनाव को के रिजल्ट पर आप लोगों ने 75 पार, 85 पार, 95 पार कर दिया था आप लोगों ने। ये नहीं, ठीक बात है आपकी। देखिए, असर रहता है हर चीज़ का, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ये चुनाव पूरी तरह से, जैसे आपने भी कहा है, पूरा देश दुनिया कह रही कि ये प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और वो होता है प्रदेश की सरकार का चुनाव। दोनों में मुद्दे निश्चित रूप से बदलते हैं। इस चुनाव में देश के निर्माण की बात है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात है, दुनिया में भारत को मजबूत करने की बात है, और वो चुनाव आएगा प्रदेश के मुद्दों को लेकर के। लेकिन ये निश्चित है कि उसका असर लोकसभा के चुनाव, क्योंकि एकदम तुरंत बाद वो चुनाव है, उसका असर जाता है उसके ऊपर। तो उसकी रणनीति के तहत भी इसमें काम हो रहा है या उसके लिए फिर अलग से करेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, आप रणनीति पे या काम ना interlinked करें, रणनीति बना करके काम ना करें तो भी इंटरलिंक्ड होती है चीज़ें। लेकिन जो चुनावी बिसात होती है वो मोटे तौर पे एक ही जो प्रेजेंट चुनाव है, वर्तमान का चुनाव, उसी को देख करके बिछाई जाती है। हाँ, ये है कि उसका लाभ हानि जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं, जिस भी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते हैं चुनाव में, जिस रणनीति के आधार पे बढ़ते हैं, उसका लाभ हानि आगे भी होता है, भविष्य में होता है। 10 सीटों पे 10 सीटें हैं हरियाणा में और एक विधानसभा चुनाव है ना, बाई इलेक्शन है करनाल में। आप क्या देखते हैं? हालांकि आप तो ये कहेंगे कि हम तो 10 की 10 और वो 11, मतलब हम तो सब के सब जीत जाएंगे, वो तो मुझे जवाब पता है। लेकिन कितने सीटों पे बहुत कंफर्टेबल और कितने सीटों पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ईमानदारी से? देखिए, मैं तो सब सीटों पे मेहनत की बात करता हूँ शशि रंजन जी। मैं कार्यकर्ता के भाव की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सी सीट कितने मार्जिन से जीतेगी, ये 4 तारीख का विषय है, ठीक है ना, या फिर वो पॉलिटिकल विषय है। अब ये पॉलिटिकल विषय नहीं होकर के हम लोग एक धरातल की बात कर रहे हैं। मैं, जो मेरी भूमिका है, पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष मेरे को लगाया है, उस भूमिका के नाते मेरा ये है कि 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों के लगभग 20,000 वोट वो है बूथ हैं, और एक करनाल की विधानसभा, हम इन 10 लोकसभा और करनाल की विधानसभा के एक एक बूथ के ऊपर फोकस करते हुए प्रदेश से लेकर के हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता को योजनाबद्ध तरीके से काम दे करके और काम पर लगा करके कैसे हम अधिकतम बूथों के ऊपर जीत प्राप्त करें। और पिछला जो मार्जिन था जिस भी बूथ के ऊपर, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हर बूथ के ऊपर 370 वोट का हमने उसमें वृद्धि करनी है, इंक्रीज करना है, हमारा फोकस उस बात के ऊपर है। अब वो मार्जिन कितना रहेगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन हम तो चुनाव को धरातल के ऊपर लेकर के लड़ रहे हैं। तो आप लगता है कि 10 की 10 पे कॉन्फिडेंट आप हैं? देखिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जनता, देखिए सब आज जो बदलाव हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, बड़ा व्यवस्था का बदलाव हुआ है। आप ऑफिशियल चर्चा करें, अनऑफिशियल चर्चा करें, उस चर्चा में से बातें निकल करके भी आती हैं। तो इसलिए हमें विश्वास है कि हरियाणा की जनता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार फिर से विश्वास करेगी, उनको आशीर्वाद देगी। ये जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन था, कई चर्चा ये रहती है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये गठबंधन टूटा और उसके बाद फिर बाहर जाके जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ बोलना था ताकि एंटी बीजेपी वोट का डिवीज़न हो, वो सिरे चढ़ नहीं रहा था। तो फिर नायब सैनी जी को भी उतरना पड़ा, कुछ जेजेपी के खिलाफ, कुछ जेजेपी, थोड़ी बहुत गर्माहट आ रही है। वो लगता है कि जो एक रणनीति, पता नहीं अब क्या रणनीति थी, कि वो जो एंटी बीजेपी वोट का डिवीज़न हो, कई हिस्सों में हो, क्योंकि बाइपोलर फाइट जो है वो नुकसानदेह होता है कई बार। देखिए शशि, कोई भी सत्ता पक्ष हो उसके लिए। देखिए, आप अपने तरफ से जो बात कह रहे हैं, आपकी बात अपने तरीके से ठीक है, लेकिन हमारे तरीके से ठीक नहीं है बात वो। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण की बात करूँ, देखिए चुनाव आया 19 का, 19 के चुनाव में हमने पिछले चुनाव के मुकाबले 14 के मुकाबले 3.65%, यानी कि 3.5% से ज़्यादा वोट हमारा हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ा है। लेकिन हमारी सीटें घट गई, और चुनाव से पहले गठबंधन नहीं था, चुनाव के बाद का गठबंधन था। चुनाव के बाद का गठबंधन इसलिए था कि एक स्थायी सरकार, अस्थिरता ना हो, केवल इसके लिए गठबंधन था। उसमें वो अलग बात है कि कभी तो मौका ऐसा आएगा जब चुनाव के बाद का गठबंधन आपका टूटेगा। चुनाव पूर्व के भी गठबंधन पहले हुए और वो टूटे भी हैं,
ये बहुत एक स्वाभाविक सी बात है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। और INLD के साथ कहें या दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरे दल का गठबंधन का कोई हरियाणा में या देश में कोई पहला उदाहरण तो है नहीं। स्वाभाविक है, गठबंधन होते भी हैं, टूटते भी हैं। एक स्वाभाविक रूप में ये गठबंधन टूटा है, इसको हम डिवीजन ऑफ वोट पिछले कुछ दिनों में देख रहा हूँ कि अब दोनों तरफ से कुछ स्टेटमेंट आने लगे। सीएम की तो तरफ आएंगे से ना। भी, दुष्यंत की तरफ से भी, हम तुम्हारे करप्शन का करवा देंगे, या विधायक बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं नारायणगढ़ का भी करवा लीजिए। मतलब ये लग रहा है जैसे ये कि चीजें हाँ तो आएंगी ना, स्क्रिप्टेड तो नहीं है ना, ये सब कुछ पहले भी से प्लान नहीं, कोई पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है। ये चीजें अचानक कई बार होती हैं, जैसे अचानक ही उन्होंने मैंने बताया भी 3.5% से ज्यादा वोट प्राप्त करने के बाद भी हम गठबंधन करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को स्थायी सरकार देने के लिए। उसी प्रकार से जब बात आती है अगले चुनाव की, देखिए ये चुनाव की दृष्टि से ये गठबंधन टूटा है। अब वो जो दल बाहर रह करके जो हमारे साथ आया चुनाव में 10 की 10 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने, तो कौन दल अपनी सीटों को दूसरी साइड में कुर्बान कर देगा जा करके? तो बहुत स्वाभाविक इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर के गठबंधन ही टूटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जेजेपी को गठबंधन से बाहर करके चुनाव लड़ने का कुछ फायदा होगा आप लोगों को? देखिए ये फायदा तो भविष्य तय करेगा शशि रंजन जी। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं, मेरे इंटरव्यू में कहा, मैंने कहा जेजेपी, बोले जमानत जब्त पार्टी। देखिए वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। और अब आप देख रहे हैं कि आपने बताया कि कितने विधायक इनके टूट करके जाने को तैयार हैं। वो तो मैं आपसे पूछ रहा था, आप बता ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना, 6-7 टूट के जाने को तैयार हैं। तो वो कोई न कोई उनकी कमजोरी होगी। उनका देखिए प्रदेश अध्यक्ष हमारे क्षेत्र से आते हैं, सरदार निशान, वो भी टोहाना से ही है। वो रिजाइन दे करके और वो भी छोड़ करके जा चुके हैं। आज उनको भी यानी कि जेजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करना पड़ा। देखिए ये हमारे कहने से नहीं है जमानत जब्त पार्टी, ये जमानत जब्त पार्टी तो उनका जो क्रियाकलाप है, उनका काम करने का जो तरीका है, उसके कारण से है, हमारे कारण से नहीं है। जो जेजेपी के साथ जो है ना, कई लोगों का परसेप्शन है कि ये प्लान्ड वे में आपने तोड़ा, चूँकि आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि 3% या कुछ उससे ज़्यादा, 3.5 से ज़्यादा प्रतिशत। लेकिन बाइपोलर फाइट में अगर आप जाते हैं तो आपका वोटिंग परसेंटेज जब तक 42, 43, 44 नहीं पहुंचता है, तब तक फिर 1-to-1 फाइट में 40 के नीचे रहेंगे तो हमेशा आपको दिक्कत होगी। नहीं देखिए वो तो हमारी एक प्रयास रहता ही है। जैसे हम लोग बूथ के ऊपर काम करते हैं, बूथ के ऊपर हमारी टीम पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ी है। अब जब टीम आपकी खड़ी है और उस टीम के आधार पर नीचे काम आप कर सकते हैं, ऊपर आपका नेतृत्व मजबूत है, देश के नेतृत्व की बात करें, प्रदेश के नेतृत्व की बात करें, तो फिर वो वोट परसेंटेज जिस प्रकार की आप बात करते हैं निश्चित रूप से बढ़ता है। हाँ, अगर हम भी कांग्रेस की तरह कहीं उड्डा गुट है, कहीं एसआर के गुट है, अगर उस स्थिति में होते तो नहीं बढ़ता। अब हमारी पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ बूथ स्तर तक खड़ी है और निश्चित रूप में भविष्य में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ करके आएगा। अब जैसे दुष्यंत जब अलग हुए, वो कह रहे हैं कि जब तक हम थे सरकार में तो सरकार बड़ी मजबूती से चल रही थी, हम सरकार से हटे, यानी जेजेपी हटी, दुष्यंत हटे, तो अब मंडियों में गेहूं आ रहा है, उसकी लिफ्टिंग तक नहीं हो पा रही है ढंग से। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी को जा करके फिर मीटिंग करनी पड़ी, अब आज क्या हालत है पता नहीं, लेकिन उनका ये कहना था कि जब तक हम थे तो सरकार में एक ड्राइविंग फोर्स थे और ग्राउंड पर हम काम किया करते थे। वो आज बीजेपी में दिशाहीन है और नायब सैनी को बना दिया, तो दिग्विजय कहते हैं कि ये तो पंजाब में जैसे चन्नी को बनाया था, ये हरियाणा के चन्नी साबित होंगे। देखिए एक तो मुझे लगता है इन लोगों को अपने आप पर बहुत ज़्यादा जो घमंड शब्द मुझे लगता है कह देने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा घमंड है। जैसे यही ताकतवर नेता है, ये नहीं समझते कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत सामान्य कार्यकर्ता भी जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर के चलता है, विचार के नाते शशि रंजन जी बहुत मजबूत कार्यकर्ता बनता है। और भारतीय जनता पार्टी का बेशक ऊपर से आपको लगता है कि नायब सैनी जी बड़े नरम रुख के व्यक्ति हैं, लेकिन कार्यकर्ता के नाते जो उनका एक निर्माण हुआ है 1995-96 से लेकर के बूथ से लेकर के यहाँ तक आना कोई सामान्य बात नहीं है। वो दुष्यंत और दिग्विजय की तरह चांदी की चम्मच लेकर के वो पैदा नहीं हुए, होते ही उन्होंने चांदी की चम्मच से दूध नहीं पिया।
ये संघर्ष और तप करके कार्यकर्ता आए हैं, इसलिए उन लोगों को गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। एक बात तो मैं ये कहता हूँ। दूसरी बात, जो मंडियों की बात आपने की, देखिए बीच में कई बार हो सकता है, कहीं मैं नहीं कहता भी 100% बिल्कुल सही हुआ होगा, मंडी में उठाने में कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आ भी जाती हैं, लेकिन हम भी ज़मीन पर रहते हैं, हम हमेशा से ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं और भी कार्यकर्ता हमारे ज़मीन पर रहते हैं। आज के दिन मंडियों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। किसान की फसल की जो बिक्री हुई है, जो अच्छे तरीके से हुई है, आप ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूर्व में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में खड़ी, आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में, वो तो अच्छे प्रकार से वो व्यवस्थाएं धरातल के ऊपर अपना काम कर रही हैं। आज किसान को भी कोई दिक्कत नहीं है और मंडी में व्यापारी को भी दिक्कत नहीं है और वहाँ पे किसी मजदूर को भी दिक्कत नहीं है। जैसे आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी या कंप्लेन आएगा तो दुष्यंत के जो डिपार्टमेंट हैं, है ना, बीजेपी के कई लोग ये कहते हैं कि जो घोटालों की चर्चा हुई, चाहे वो शराब हो, चाहे धान घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, आप जितना नाम ले लीजिए, वो सब वही महकमे हैं जो जेजेपी के पास थे। तो वो कहते हैं कि ये सारी गड़बड़ियाँ वहाँ हुई। मुख्यमंत्री जी ने मेरे ही इंटरव्यू में कहा कि कार्यशाली एक वर्ड यूज़ किया। तो अब दुष्यंत ने या जो जेजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर कराना ही है तो नारायणगढ़ वाला भी, माइनिंग भी, ये भी करा लो, आप एक बार उसकी भी जांच कराओ, उसको भी ईडी से जांच करवा लो। देखिए वो क्या कह रहे हैं ये उनका विषय है, वो कहेंगे, क्योंकि आज वो सरकार से बाहर हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें कहीं भी कोई इस प्रकार का अगर कोई लगता है कि काम के अंदर अनियमितता हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच की जाएगी और जो भी उसके पीछे अगर कोई मिलता है, मतलब किसकी कि आप जिनकी अभी चर्चा कर ही रहे थे, मतलब किनकी चर्चा, जो आज चैलेंज कर रहे हैं, क्यों नहीं करवाएंगे? मतलब उनका नाम लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो पूछा हूं, हाँ, जो डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला जी और उनके मंत्रियों ने, डिपार्टमेंट में जो दिक्कत हुई, हाँ, उन कराएंगे। और दूसरे की भी कोई बात आएगी तो दूसरे की भी क्यों नहीं कराएंगे? तो लेकिन आज के काम की में दिक्कत थी, या अब आप लोगों को तब नजर आ रहा है जब वो बाहर चले गए? जब वो थे और तब विपक्ष कहता था ईडी सीबीआई से जांच करा लो, तब तो आप लोग तैयार नहीं हुए। देखिए बात आपकी, देखिए एक अलग एंगल से आप एक बात रख रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, देखिए जब कोई आपके परिवार का हिस्सा होता है तो आप उसको, अगर कहीं कोई ऊक चूक है किसी काम में, आप उसको बैठा करके बात कर लेते हैं ना, भाई काम इसको ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से करो, और वो मानता भी है बातों को। लेकिन अगर फिर भी वो कहीं छुप करके, छुपा छुपाई का खेल करके अगर कुछ कर लेता है, तो कोई तो समय ऐसा आता है ना, आपको ठीक करनी होती है व्यवस्थाएं। जनता के प्रति भी जवाबदेही है ना, तो जनता के प्रति जो जवाबदेही तो होगी कि ऐसे ही जनता के प्रति ये सब सिर्फ ऐसे ही है? देखिए जनता के प्रति जो कांग्रेस के जवाबदेही लोग कह है, रहे हैं कि बीजेपी वाले दुष्यंत को बोलेंगे, दुष्यंत बीजेपी को बोलेंगे, ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इलेक्शन खत्म हुआ, वो अपने घर, ये अपने घर। देखिए बिल्कुल होगा। जो भी अगर कहीं रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं, वो तो आज मैं नहीं कह सकता ना गड़बड़ कोई है कि नहीं है, मैं कोई जांच करता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, अगर इस बात में कहीं कोई सच्चाई होती है और कोई ऐसा विषय मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये तो आप अभय चौटाला, कांग्रेस, ये सब लोग कह रहे हैं। हाँ नहीं, अभी तो चर्चा वो आपकी कह रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं तो उनको रेफर कर रहा हूँ। हाँ, अभय चौटाला को, कांग्रेस के नेताओं को, वो कह रहे हैं कि इतनी सारी गड़बड़ियां हुई। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम जांच, अगर होगा कोई कंप्लेंट करेगा तो जांच करवाएंगे। कंप्लेंट होगी तो ही जांच होगी ना साहब, होगी ना, क्यों नहीं होगी? तो आप भी 2 लाइन लिख के दे देंगे तो देखिए वो कंप्लेन ही हो जाएगा। वो तो जो भी है वो आएंगी सामने, कोई दिक्कत नहीं ये सब चुनावी स्टंटबाजी तो नहीं है ना? नहीं, कोई स्टंट नहीं है शशि रंजन जी। देखिए आप इतने पुराने वो हैं जर्नलिस्ट, इसीलिए तो पुराना हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, कहीं पुराना हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, नया रहता तो शायद नहीं पूछता। नहीं पूछता मैं। नहीं, बिल्कुल होंगे, जो भी है वो सारा कुछ होगा। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर के आपके अनुसार, खैर मतलब अब उसमें मैं ये बोलूं कि आप कितने जीतेंगे तो ये मेरे लिए भी मूर्खतापूर्ण सवाल ही होगा। जाहिर है आप 10 ही बोलेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से 10 ही बोलेंगे, है ना? और ये जेजेपी बीजेपी वाला ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। और मैं 10 की 10 मैं इसलिए बोलूँगा कि हमारी टीम काम कर रही है। देखिए ऊपर जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है ना शशि रंजन जी, आप गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर जो बदलाव हुआ है उसको अगर नजदीक से एक बड़ा रूट सवाल करूं, हालांकि इस पे मेरी बड़ी आलोचना होगी। मैं पूरी बात कर देता हूँ, ये आधी मिनट भी नहीं लगेगी। जो बदलाव हुआ है,
गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर जो बदलाव आया है और व्यवस्थाओं में जो बदलाव आया है, आज आप दिल्ली से आए हैं, कितना आनंद आपको आया होगा यहाँ तक पहुँचने में। अच्छे हाईवे हैं, हाईवे के बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट रोड पे आते हैं वो भी आपको चकाचक दिखाई देता है। आपको ये भी दिखाई देता है कि हर घर के अंदर आज नल से स्वच्छ जल आ रहा है। आपको ये भी दिखाई देता है कि गरीब व्यक्ति के, हमारी जो माता है, बहन है, उसकी रसोई के अंदर उज्ज्वला योजना से फ्री में उसको गैस का कनेक्शन भी मिला है। 1200 रुपये वाला सिलेंडर 1100-1200 वाला ना। बिल्कुल, जो भी है 1100 का 1200 का जो भी है वो तो हकीकत है, उसमें को आप और हम नहीं बदल सकते। हम तो एक बदलाव कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय के अंदर जो लाइनें लगती थी, 2-2 दिन तक सिलेंडर नहीं मिलता था, वो लाइनें ख़त्म करने का काम किया है। ब्लैकमेल मार्केटिंग होती थी जो गैस के सिलेंडर की, वो ख़त्म हुई है। उसके अलावा देखिए, आज देश का एक बहुत बड़ा तबका जो गरीब है और अगर बीमारी आ जाती है तो उसको वो जो पैसा उसके ऊपर लगता है उसको वहन करने में तो उसको वो सक्षम नहीं होता, बड़ी समस्याएं थी। मोदी जी ने जो 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना के तहत, और हरियाणा सरकार ने उसमें ऐड ऑन करके उसको चिरायु घोषित किया, बहुत सारी सुविधाएं उसमें अलग से जोड़ी। ये इलाज मिलता है तो हम गांव देहात में बैठते हैं, शहर के गरीब व्यक्तियों के घरों में जाते हैं, तो वो जो उसके कारण से चमक चेहरे पे दिखाई देती है, वो सारा जो प्रभाव है वो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कनेक्टिविटी, बूथ के ऊपर परिवार के अंदर जा कर के वोटर से मिलना, ये सारा एक जो काम और वातावरण है, ये निश्चित करता है कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ के ऊपर 370 वोटों की वृद्धि कैसे करे। इस हिसाब से मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि हम 10 के 10 जीतें। आपके कॉन्फिडेंस की क्या एक वजह ये भी हो सकती है, बहुत कड़वी बात, हालांकि लोग कहेंगे कि सार्वजनिक तौर पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई है, क्या जातीय आधार पे जो एक वोटिंग का पैटर्न है ना, क्या वो बड़ा प्रोमिनेंट नहीं है हरियाणा में? देखिए, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, सो कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। देखिए, मैं आपकी बात से थोड़ा सा अलग अपनी राय रखता हूँ। देखिए, वो चीज़ कई बार अपने तरीके से डेवलप हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्रदेश का, देश का राजनीतिक वातावरण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को कभी आधार बना करके चलती नहीं है। मैंने जैसे कहा, हम लोग कैसे व्यक्ति से मिलें, कैसे हर परिवार के अंदर हमारा संपर्क हो, हम उस आधार के ऊपर ये बात कहते हैं। और वो अलग बात है कि कई बार इस प्रकार के समीकरण जो बनते हैं, जैसे ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बना देना, देखिए वो एक उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध रूप से कार्यकर्ता बनाया है। वो हाँ, वो अलग बात है कि मतलब एक मैसेज कन्वे करना, वो एक सामान्य रूप में अगर काम करते करते कई बार आप लाउड स्पीकर लेके बोलते नहीं है ना, है ना, कई बार आपके एक्ट में वो दिखता है, आपके व्यवहार में, आपकी कार्यशैली में दिखता है। नहीं, देखिए, हमारी कार्यशैली ये दिखे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सक्षम कार्यकर्ता के हाथ में कमांड दी है, उसके अगर कोई इस प्रकार के इफेक्ट आते हैं, उसका अगर कोई प्रभाव आता है, सकारात्मक भी आते हैं, कई बार नकारात्मक भी आते हैं, तो नकारात्मक प्रभावों को जब हम स्वीकार करने के लिए तैयार है तो सकारात्मक को स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? स्वाभाविक बात होती है वो। तो मतलब ये सब एक रणनीति का हिस्सा, रणनीति आप उसको कह सकते स्वाभाविक हैं, है, वो आप कह सकते हैं, ठीक है ना सर, मतलब सरकार बनाने आए हैं, देखिए मैं भजन गाने तो आए नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप रणनीति कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बनाना एक रणनीति का हिस्सा है, बनाएंगे ना, है ना, मतलब अल्टीमेटली जो आपकी विचारधारा है उसको तभी इम्प्लीमेंट करेंगे, पार्टी की विचारधारा या जो आपका एजेंडा है या जो मैनिफेस्टो है वो तभी होगा जब आप सरकार में आएंगे। सरकार में आने के लिए आपको नंबर्स चाहिए, नंबर्स के आने के लिए रणनीति चाहिए, रणनीति के तहत हरियाणा में एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर चाहिए। देखिए, आपने बड़ा एक ज़बरदस्त, वो एक जैसे एक रोड मैप होता है ना, वो दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किया है। देखिए, ये चीज़ें स्वाभाविक होती हैं, पार्टी कोई घर बैठ करके चलती नहीं। आपने भी कहा, मैं उस बात तो कह रहा हूँ कि भजन गाने थोड़ी आए, गाने के लिए नहीं आए। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी जो एक प्रचारक के रूप में जिनका जीवन शुरू हुआ, देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई थी, और उनके मजबूत नेतृत्व ने जब देश को ताकत दी है, तो आप उसको रणनीति कहें, मोदी जी को लेकर के आना, कुछ भी कहें, हुई ना, जब हमारे पास नेतृत्व है, नंबर्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नंबर्स हैं तो आप 370 हटा पाए,
नंबर्स हैं तो राम स्वाभाविक मंदिर है। बना पाए। हाँ, मैं तो उसी तो फिर इसको आपको बोलने में नहीं, संकोच कौन क्यों कहता है? कि हरियाणा में एक ओबीसी चीफ देखिए- मिनिस्टर लाने का मतलब भी ये होता है। देखिए वो एक चलते चलते ये काम हो चलते जाता चलते होता है या सोच समझ करके उस देखिए, रास्ते पे चलना सोच होता समझ है। करके एक काम करना होता है कि आप एक मजबूत कार्यकर्ता के हाथ के अंदर कमांड दें। एक और वो मजबूत दी गई है। कार्यकर्ता जो ओबीसी हो। आपने देखिए, एक मिनट, आज आप ओबीसी की बात करते हैं, हाँ 2014 में भी भारतीय एक जनता पंजाबी पार्टी के, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें ना, हम 14 के चुनाव मतलब की, एक वो वाले तो नहीं थे 2000 ना। देखिए शशि रंजन जी, आप उसको आज जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देती हैं किसी कारण से, इसलिए आप उस बात की मैं तो चर्चा कर रहे एनालिसिस हैं। कर रहा हूं सर। मैं भी मैं तो एनालिसिस थर्मामीटर है। मैं आपके उस एनालिसिस में अपने आप को जोड़ करके ही बात कर रहा हूँ। 14 का भी चुनाव हुआ था ना, मनोहर लाल जी जो प्रचारक जीवन जिनका है, एक हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा समुदाय नहीं है ना, ओबीसी तो चलो आप बहुत बड़ी एक संख्या कह सकते हैं, लेकिन पंजाबी समुदाय से आते हैं। गणना पंजाबी समुदाय की, ओबीसी 2014 की में तो नहीं। सर आपके 14 संभावित मुख्यमंत्री थे। मैं वही कह रहा हर हूं ना। इलाके में एक तो मुख्यमंत्री बनाया तो एक ही संभावित ना। थे। रोहिंदर बनना जीत तो से एक ही होता है लेकर ना। अनिल विज से लेकर के मतलब चलिए क्या क्या नाम तो लो मैं। श्रीमान जी, बनना तो एक ही होता है ना। मनोहर लाल जी बने और प्रदेश को नई दिशा दी, एक दिख नहीं दी, मानते हैं सब लोग, आप भी मानते हैं, हरियाणा की जनता भी मानती है। इसलिए 3.5% से ज्यादा वोट बढ़ा करके दिया 19 के चुनाव में। तो वो एक कार्यकर्ता को बनाते हैं, हाँ उसका कोई साइड इफेक्ट या कोई लाभ मिलता है, वो बड़ी अच्छी बात है ना, मिले ना, हम लेने के लिए बैठे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और कुछ बातें छुपा लेने के लिए, कुछ बातें रणनीति के नाम पे ना बताने के लिए। ठीक है, देखिए आप समझते हैं पॉलिटिक्स शशि है रंजन जी, ना। मैं जितना समझता हूँ उससे ज्यादा जो इस वक्त टीवी देख रही है ना जनता, जी, जी। वो ज्यादा समझती है। जनता तो हाँ। हमसे ज्यादा समझती है, हाँ, ज्यादा तो समझदार वो है। ये समझ रही है कि रणनीति बोल के आपने कितनी सारी चीजें छुपाई, कितनी सारी चीजें बताई। ये समझना ही मेरा चाहिए काम जनता तो सर को। थर्मामीटर लगाना है। बाद बाकी लोकतंत्र के असली मालिक जो हैं ये जनता जनार्दन है। बिल्कुल है। वो तय करेंगे वो थर्मामीटर की रीडिंग क्या है वो समझना भी देख रहे हैं। चाहिए। और हाँ। आपने इतने साल से, और जो आप नहीं कह रहे हैं वो भी समझ जाना चाहिए मैं उनको। वही कह रहा हूँ, जो हाँ, इतने साल से, फायदा तो तभी है ना उसमें। वो जितने साल से आप हरियाणा के अंदर हैं, आपने भी देख लिया बिहार से आने के बाद कि हरियाणा की जनता कितनी समझ रखती है, बहुत समझ रखती है। ठीक, हम तो बीच में रहते हैं, तो जो आप नहीं कहना चाह रहे हैं वो भी देखिए, वो समझ सब ले। समझ जाते हैं। मतलब आप चाहते हैं ना सब कि जो समझ आप जाते रणनीति के नाम पे जो नहीं कह रहे वो भी समझ जाए। मैं नहीं चाहूंगा तो भी समझेंगे वो। हाँ हाँ हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हाँ हाँ। और वो कई बार आप कहते हैं ना कि आप तो बहुत पुराने हैं तो आपको ये तो पता होगा। अरे बहुत पुराने हैं इसीलिए कई बातें पूछ लेते हैं, जो नए रहते तो नहीं पूछ मुश्किल पाते। होता है, ठीक है, मुश्किल बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। धन्यवाद शशि। तो ये बराला साहब हैं, चुनाव प्रबंधन के हरियाणा में आजकल जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है, राज्यसभा में भी हैं, और टोहाना में बबली बराला की कहानी वैसे देखते हैं ना, वो पुराने जब हम लोग छोटे थे तो कई सारे कॉमिक बुक्स आते थे, तो वो वाली कहानियाँ भी तो आपने सुनी ही होंगी। पूछने को तो मैंने सब पूछ लिया, जवाब इनको जितना देना था उतना दिया, कुछ रणनीति के नाम पे छुपाया, जो कहना चाहते थे वो कह दिया। बाद बाकी आप समझदार हैं, बाकी समझ लीजिए। थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं, देख लेंगे बाद बाकी 4 जून को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। और ये था पॉलिटिकल थर्मामीटर दिल्ली वाला एपिसोड सेनापति।